इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि सी देखो मुझे नहीं लगता कि मतलब हो भी सकता है, बट आई थिंक उनका प्लान इसके आगे का है। वंस डोनाल्ड ट्रम्प कम्स, बिकॉज क्या होता गया है इंसान को, देखो उन्होंने कोशिश कर ली उसको मारने की, नहीं हो सका। उसको नीचे गिराने का ये जो तरीका है वो वर्क नहीं किया। आई थिंक राइट तरीका ये होता है कि इंसान को ह्यूमिलेट करके उसको बाहर निकाला जाए। तो जो आई थिंक इंडियन पॉलिटिशियन ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक देयर नेक्स्ट आइडिया लाइक वुड बी टू एक्चुअली के डोनाल्ड ट्रम्प को जब वो पावर में हो उसको वो काम ना करने दिया जाए जिसके जो कहकर वो आया है कि हमें वो इकोनॉमी बचानी है, हमें पैसे बचाने हैं, हमें इलीगल्स को बाहर निकालना है। तो उन सब में वो रोड़े अटकाएंगे उस तरह से। आई थिंक दिस इज माई थिंकिंग के दे विल ट्राई अगेन कि उसको इम्पीच किया जाए, क्योंकि अंदर जाते ही जाने से पहले उसको एक कन्विक्टेड फेलन बोल के अंदर डाल रहे हैं। ऑलरेडी वो सब हो गया है, पर उसको इम्पीच करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो उन्होंने ये दिखाया है अपना पैंतरा के, दे हैव ट्राइड टू एक्चुअली बाय सम ऑफ द पीपल इन द हाउस फ्रॉम रिपब्लिकन साइड। सो तो अगर उस तरह से देखा जाए तो आई थिंक दे विल ट्राई अगेन somewhere down in the middle of his entire rule term to bring him down. और वो that will make sense because तब तक they can make enough of a negative publicity कि भाई इसने ये भी नहीं किया, इसने इलीगल्स को नहीं निकाला बाहर, इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। अब ये जो हुआ है कैलिफोर्निया में जो फायर्स हुए हैं उसके और रेपरकशंस होंगे, और रेपरकशंस ये होंगे कि उनको जो है रिहैबिलिटेशन वगैरह मिल नहीं पाएगी पूरी तरह से, उसका भी जो ठीकड़ा है वो उसके सिर पे फोड़ेंगे। सो देयर इज जस्ट लाइक कोविड वाज देयर इन मेनी वेज, इट कुड हैव बीन पॉसिबल कि जो वो जो मैनेजरियल क्लास है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, फौजी और बाकी लोगों की, they may have actually orchestrated all those things just to bring Trump down because Trump ही था ना उस समय वहां पर। तो can they do such things again? I think they can and I think they will try, क्योंकि उन्होंने पहले से अपना जो रुख है वो तो दिखाया है कि कैसे वो H1B के उसमें केस में they created a fight, infighting, a civil war, जो वो समझ रहे हैं कि वो सिविल वॉर थी विद इन द मागा ग्रुप। तो ऐसे बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं विद इन द मागा ग्रुप्स दैट दे विल ट्राई एंड वर्क ऑन ओवर टाइम। और जैसे जैसे ये फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई कर करके उनके ऊपर वर्क करेंगे, वैसे वैसे मागा खुद ब खुद अपने आप पे कोलैप्स करना शुरू हो जाएगा। आई थिंक दैट इज व्हाट वुड मेक सेंस फॉर देम, क्योंकि वो एक ऐसे पॉइंट पे ले आओ कि वो मागा ग्रुप फिर दोबारा उठ ना सके। उसका तरीका यही होगा कि उसके अपने ही बोझ तले उसको गिराने का। सी अगर मैं ऑब्जेक्टिवली देखूं, मतलब एज इंडिविजुअल्स, मेरे हिसाब से इलॉन मस्क फॉर व्हाटएवर ही हैज अचीव्ड एंड विवेक रामास्वामी फॉर व्हाटएवर ही हैज अचीव्ड आर टू ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल राइट नाउ। सी एक वो था वो NVIDIA का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता रहा था कि जो डेटा सेंटर्स हैं उनको सेट करने फ्रॉम प्लानिंग टू द फाइनल गो लाइव, कहता है कि बाकी कंपनीज में इट टेक्स ओवर एन ईयर। विद इन एक्स जब उन्होंने अपना वो डेटा सेंटर सेटअप कर रहे थे विद NVIDIA चिप्स, इट टुक 19 days. That is how good his entire team is. It is जो उन्होंने अचीव किया है स्पेस के साथ, स्पेस एक्स के साथ, वो बहुत सारी कंट्रीज विद ऑल द बैकिंग ऑफ द स्टेट, मनी, एवरीथिंग हैव नॉट बीन एबल टू डू। तो उस बंदे में कुछ बात है जो बाकियों में नहीं है।
ऐसे ही विवेक रामास्वामी, फ्रॉम नोवेयर दिस गाय हैज कम अप एंड मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन अ वे कि वो बंदा एक सीरियस कंटेंडर है फॉर द फ्यूचर ऑफ यूएस कई लोगों के माइंड में। इवन मागा में अगर वो कहते हैं कि अगर ट्रंप ना होता, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कहते थे अगर ट्रंप ना होता तो हम विवेक रामास्वामी को लेते। तो देयर इज इस बंदे ने, एंड नेवर वंस हैज ही एवर शोन कि वो हिंदू नहीं है। उसने हमेशा ऐसे ऐसे, इनफैक्ट जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उसके नैरेटिव्स थे, उनको बड़े ध्यान से स्टडी करना चाहिए। इनफैक्ट उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए फॉर मोस्ट ऑफ द हिंदूज ऑन हाउ टू एक्चुअली आर्ग्यू फॉर देमसेल्व्स and how to defend themselves in face of racism and bigotry. उससे सीखना चाहिए क्योंकि उस बंदे ने जो अनकॉम्प्रोमाइजिंगली किया वो और कोई नहीं कर सका। तो ये दो ऐसे लोग हैं who are the smartest that we have right now, and yet it they may actually create a rift between the two and like break the entire वो डोजी जो ग्रुप है अपार्ट। और ये सिर्फ इसके साथ ही नहीं करेंगे, वो बाकियों के साथ भी करेंगे। उनका सबसे बड़ा खतरा जो है आरएफ के जूनियर का है, सबसे बड़ा खतरा एक्चुअली। सिंस 1900s जब वो फ्लेक्सनर रिपोर्ट जब आई थी, एंड रॉकफेलर वो जॉन रॉकफेलर ने टुक ओवर द एंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड द मेडिकल इंडस्ट्री। यही हुआ था ना कि ही ओन्ड 90% ऑफ ऑल द ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज इन द यूएस। उसने उसके बाद एक बंदा था फ्लेक्सनर, उसने रिपोर्ट निकाली कि कैसे एलोपैथिक दवाइयां जो हैं दे आर द मेन like they are the right ones, the rest homeopathy alternative medicines जो हर्बल होती थी, मतलब हमारे यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो आयुर्वेद, they are all quackery, that's what he said। और उसके बेसिस पे उसको लेकर उन्होंने रॉकफेलर ने फंड किया एंड दे टुक ओवर ऑल द मेडिकल कॉलेजेस, जितने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले थे होम्योपैथिक एंड एनीथिंग एल्स, उसको बंद कर दिया गया क्वैकरी बोल के। एंड देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन द पेट्रोकेमिकल्स विच जो यूज हुए हैं फॉर मेडिसिन। इनफैक्ट 99% ऑफ ऑल द मेडिसिन टुडे, चाहे वो कुछ भी हो, उसका जो बेस है वो पेट्रोकेमिकल्स हैं। तो रॉकफेलर वाज just rightly placed to take over the pharmaceutical industry also। इनफैक्ट वो पेट्रोकेमिकल सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज नहीं होते, वो फूड इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, इसलिए कैंसर का जो इंसिडेंस है वो इतना बड़ा है। तो ये जो डीप स्टेट जिसकी हम बात करते हैं, उसमें अगर ध्यान से अगर देखें तो जो आरएफ के जूनियर करने वाला है, दैट इज द गोइंग टू बी द बिगेस्ट डेंट in the power structures of all these deep state वाले जिनको बोलते हैं। क्योंकि ये इनका जो जो टेक ओवर फॉर ऑफ एग्रीकल्चर, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वाज आल्सो टेकन ओवर, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या कुछ और हो। एंड पेट्रोकेमिकल्स जो हैं फूड में, हमारे क्या कहते हैं हेल्थ में, जो मेडिसिन में, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, जो वो अभी वो असैसिनेशन हुआ था यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ का, वो बंदा वो जिसने वो लुइजी मागियोनी जो है, ही हैज बिकम अ हीरो, कल्ट हीरो। उसके नाम पे इतना कुछ बिक रहा है इस समय, सिंपली बिकॉज वो जो उसने एक सेंटिमेंट जो उसने पकड़ा है, वो सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है लोगों के आपके दिमाग में, कि कैसे इंश्योरेंस जो है वो डिनाई करती है सब कुछ, सबको फंडिंग एंड इंश्योरेंस इटसेल्फ फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो एक टाइम था 1870 से लेके 1900 के आसपास ना, अर्ली 1900s, जब
like that entire era is known as a gilded age of America. उसमें यह था कि मैक्सिमम ग्रोथ हुई थी, पर उस समय सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी हुई थी। तो ये सारे जो बिलियनियर्स जो हैं, जैसे रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड्स वगैरह, उस समय दे टुक ओवर द एंटायर लाइक अमेरिका। अगर मतलब इफ यू लुक फ्रॉम 1870 टू ऑलमोस्ट 1920s के बीच में, दे टुक ओवर द एंटायर अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ, लाइक इन द डीप वे। तो डीप स्टेट का जो ओरिजिन है वो वहां, मतलब ओरिजिन तो बहुत पहले से वो चलता आ रहा है फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, बट उसका जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने सेट किए वो उस समय के आसपास से शुरू हुए थे, जब लाइक व्हेन दे टुक ओवर द यूएस। तो वो उस गिल्डेड एज में भी ऐसा था कि वो रेसिज्म बहुत बड़ा था। देवर राइट्स एंड देवर किलिंग्स ऑफ चाइनीज, कई लोगों को डिपोर्ट भी किया गया था। तो रेसिज्म बहुत बड़ा, अटैक्स ऑन द वेल्दी इंक्रीज्ड, और मतलब बहुत तगड़ा एक पुश बैक हुआ था अगेंस्ट द लाइक ऑल द रिच। तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बड़ी चेंज हुई थी। वो कुछ हद तक चेंज हुआ ड्यूरिंग द वॉर्स, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन। सो बट उसका एक रिपीट कहते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो उसका ऑलमोस्ट उन सारे इवेंट्स का जो रिपीट है वो उस समय होता हुआ नजर आता है मेरे को, वो गिल्डेड एज जो था उसका। तो मैंने इसके ऊपर मैंने न्यूज़लेटर लिखा था, इज दिस न्यू गिल्डेड एज ऑफ अमेरिका, बिकॉज लाइक दैट्स व्हाट इट सीम्स लाइक। एंड इसमें जो एंगर है अगेंस्ट the established deep state or the established power structures, वो इतना बढ़ गया है कि उसको बड़े अच्छे से हार्नेस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत अच्छे से। तो अब ये जो गिल्डेड एज है, विल इट लीड टू अनदर ग्लोबल वॉर, ग्लोबल टसल एंड वर्ल्ड वॉर्स? लगता तो है, पर ये देखना पड़ेगा कि कहां पर वो जाके ये रुकेगा। बिकॉज ये ऐसा, सी द वे आई सी इट इज, लोग बदल जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर्स जो उन्होंने सेट किए हैं वो अगर इतने पुख्ता हैं, इतने स्ट्रांग हैं, तो दैट कंट्रोल विल कीप गोइंग ऑन, दैट कंट्रोल विल नॉट स्टॉप। आज जो ये है लाइक इलॉन मस्क, वो पूरा ग्लोब को उसने कवर कर दिया विद सैटेलाइट्स एंड सैटेलाइट्स। टुमारो ही गोज, बट दैट रिमेन्स। वो कह रहा है कि सोरोस, he says Soros is brilliant in the way he has approached the whole strategy of control, but he says he lacks humanity. उसकी प्रॉब्लम ये है उसके साथ, सोरस का। अब सोरस ह्यूमैनिटी लैक करता है, इलॉन मस्क के पास ह्यूमैनिटी है क्या? अगर ये मान भी लूं उसके पास ह्यूमैनिटी है, एंड लाइक ही इज अ वेरी मॉरली राइट, एथिकल काइंड ऑफ अ गाय, बट क्या गारंटी है कि नेक्स्ट आने वाला जो बंदा है जो टेक ओवर करेगा उसका ये पूरा स्ट्रक्चर, वो मॉरली और एथिकली करेक्ट होगा? ये जो स्ट्रक्चर्स जो वो सेट कर रहा है ऑफ एक्स एंड स्पेस एक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये they will be building blocks of control over the entire world. That is, उसका मेरे को डर है। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने रखा है इसको। एक्चुअली क्या ऐसा लगता है कि एलॉन विल बिकम द न्यू सोरोस? हाँ, क्योंकि मैं इस समय मैंने ये बड़ा मैं पढ़ रहा था कि मेरा ना जो देखने का नजरिया वो ये है कि मैं निटी ग्रिटीज में नहीं जाता, मैं ओवरऑल वो देखता हूँ ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं, और फिर समझने की कोशिश करता हूँ कि उनका इम्पैक्ट लोअर लेवल पे क्या होने वाला है। ऐसे ही मैं इवेंट्स को स्टडी नहीं करता, मैं लोगों को स्टडी करता हूँ। अगर मेरे को लोगों पर विश्वास है तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये कुछ ढंग का कुछ करेगा ना। इस सिचुएशन को अगर मैं देखूं जो आज है,
मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ बिग वॉर बिटवीन टू मेजर कंट्रोलिंग फिगर्स, सोरस एंड मस्क। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। ये सब ट्रम्प ये सब ठीक है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक ये सब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ प्यादे हैं। द रियल टसल इज बिटवीन दीज टू गाइज, बिटवीन दीज टू कंट्रोलिंग पावर स्ट्रक्चर्स। अब जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स हैं, सी अगर हमने उस दिन बात की थी, एक बार हमने जब पिछली बार बात की थी, पिछली से पिछली बार, तो हमने कहा था वो कंट्रोलिंग जो स्ट्रक्चर्स जो हैं ऑफ हमारे ये जो डीप स्टेट जिन्हें हम बोल रहे हैं, तो वो डीप स्टेट जो है उसमें अगर हम देखें कि कौन कौन है, तो हमने ये बात की थी कि पहले तो एक हायर लेवल जो पहले के जो स्ट्रक्चर्स थे, जो पहले के जो लोग थे, वो काउंसिल ऑफ 31 और वो सब हमने बात की थी, राइट। क्राउन काउंसिल, कमिटी ऑफ 300, वो ग्लोबल एलिट आता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स आती हैं एंड सीक्रेटिव फोरम्स जो हैं वो आती हैं। फिर ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, IMF, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड ऑल दैट, एंड देन नेशनल लेवल एक्टर्स एंड द लोकल इन्फ्लुएंसर्स आती हैं। हमने डिस्कस किया था कि कैसे सोरस जो है ये जो 5 लेवल्स हैं, उन 5 लेवल्स में लास्ट के 2 नेशनल लेवल एक्टर्स और लोकल इन्फ्लुएंसर्स उनको रूल करता है वो। दैट इज हाउ he has created a way where he has influence over the operational organizations, and मैं एक्चुअली प्रेजेंट कर देता हूँ ये, तो अच्छा रहेगा। शेयर स्क्रीन, सॉरी, आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन, राइट? दिखाई दे रहा है? यस। तो अगर हम ये देखें, ये जो 5 लेवल हैं, ग्लोबल एलीट, टियर 2, टियर 3, टियर 4 एंड टियर 5, राइट। अगर हम सोरोस को देखें, उसने स्टार्ट यहाँ से किया इस लेवल पे, जब उसने ही हैज मेड इनरोड्स इनटू ब्यूरोक्रेसी, द इंटेलिजेंस एजेंसीज, मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, और उसने कंट्रोल की यूनिवर्सिटीज, एनजीओज एंड ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके थ्रू ही हैज बीन एबल टू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WEF। नाउ वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ग्लोबल एलीट जो है, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर्स। अब ये रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर्स आपस में इनका टसल चलता रहता है, राइट। पता नहीं कितने लोगों ने वो एनेक लूकस का इंटरव्यू देखा है, वो PBD जो पॉडकास्ट है, उसमें एंड शी हैज रिटन अ बुक आल्सो अबाउट दैट। उसको शी वाज बीइंग यूज्ड एंड ट्रेन्ड एज अ सेक्स स्लेव सिंस एज ऑफ 9। और वो बंदी जो है वो बता रही थी कि कैसे डेविड रॉकफेलर उसको कंट्रोल करता था, वो उसको ग्रूम कर रहा था। तो ग्रूमिंग जो हम बात करते हैं, ग्रूमिंग गैंग्स, वो उसको ग्रूम कर रहा था, और वो ग्रूम करके यूज किया करता था ऑन अदर दीज बिलियनेयर्स, दीज डीप स्टेट एक्टर्स। वो एक्चुअली उसने रॉथशाइल्ड्स के पास उसको भेजा था ड्यूरिंग वन ऑफ द बिल्डरबर्ग जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1970s में। तो उसने, आई थिंक 1972 की बात है, उसने वहां उसको भेजा था ये जानने के लिए कि वो रॉथशाइल्ड जो है उसकी वीकनेसेस और उसकी सीक्रेट्स क्या हैं, कि किस किस बात पे वो फिसलता है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। शी वाज आल्सो सेंट टू पियर ट्रूडो, जो जस्टिन ट्रूडो का बाप है। तो उसने कहा कि वर यू सक्सेसफुल विद हिम, उसने बंदे ने पूछा उससे, तो उसने कहा कि I was not able to make him happy, and the reason was because he had this urge to kill the person with whom he was like having that engagement, और वो किल नहीं कर पाया था उसको। ये पियर ट्रूडो था, राइट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ग्लोबल एलीट है, इनमें आपस में टसल चलती रहती है, बट दे आर द वंस हु रिमेन एट द टॉप ऑलवेज। द रेस्ट ऑफ द पीपल कीप फाइटिंग फॉर कंट्रोल, डिफरेंट कंट्रोल्स इन डिफरेंट एरियाज। सोरोस जो है वो यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है,
So that is how he's moving up. But this global elite, they are the ones who rule everything through that. Ultimately, this Elon Musk guy will threaten all of them because उसका कंट्रोल इतना स्ट्रांग होगा. अगर अगर वो ऑलरेडी बिक नहीं चुका हुआ इनके साथ, तो वो इन सबको थ्रेटन करेगा. तो ये जो टसल है, ये कई लेवल्स पे है, ये एक लेवल पे नहीं है. ये डीप स्टेट की जो लड़ाई है, और कौन जीतेगा एट द एंड ऑफ द डे, वो तो डिसाइड होगा. पर ये ऐसे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के ये छोड़ जाएंगे कि जो भी आने वाला जो पीढ़ी है ऑफ द डीप स्टेट, दे विल कीप यूजिंग दैट टू कंट्रोल द वर्ल्ड. सो मैंने ये कहा था एक न्यूज़लेटर के एंड में, काफी लोग थे, they picked up on that, कि the only way we can save ourselves from total control is if there is a existential level event on the planet.